आमतौर पर इसके दो फॉर्म हैं। यहाँ पर जिसका इमेज हमने दर्शाया है वो कैप्सूल। सामान्य तौर पर आपने जब बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के तौर पर पढ़ा था तो उस समय देखा था हैकेट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर कोशिश करते हैं, सबसे पहले एक ब्लड अगार लेते हैं, ब्लड अगार पर एक कॉलोनी डेवलप करते हैं। नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में, जिसमें हम बात करेंगे कोको बैसिलाई के बारे में। कोको बैसिलाई मतलब छोटे साइज के कोको बैसिलाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, हीमोफिलस, बॉर्डेटेला पर्टुसिस और ब्रुसेला के बारे में हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्टरी नॉलेज लिया था कि हीमोफिलस क्या होता है, बॉर्डेटेला क्या होता है, ब्रुसेलियोसिस कॉज करने वाला ब्रुसेला क्या होता है, इसके अलावा लिजियोनेला क्या होता है, इस पर भी हम लोगों ने बात किया था। हमने चर्चा किया था अगर कर्ड शेप का ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होगा तो उसमें स्यूडोमोनास और विब्रियो के बारे में हम स्टडी करते हैं। आज का जो बैक्टीरिया है वो हीमोफिलस है, जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव एक्टिविटी दर्शाने वाला। आमतौर पर इसके दो फॉर्म हैं। यहाँ पर जिसका इमेज हमने दर्शाया है वो कैप्सुलेटेड फॉर्म है। ये यूजुअली 5 ईयर ओल्ड या उससे कम उम्र के बच्चों में सीरियस इलनेसेस कॉज करता है। यह सामान्य तौर पर कॉलोनाइज करता है नोज और थ्रोट के एरिया में। वहां से बैक्टीरिया का नेचर कैसा है उसके आधार पर इसके इन्फेक्शन तय होते हैं, और यह बैक्टीरिया इम्यूनिटी कमजोर होने पर लंग्स में ब्लड स्ट्रीम से होते हुए मेनिंजाइटिस जैसे कंडीशंस को कॉज कर सकता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था इसके दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अनकैप्सुलेटेड और इनकैप्सुलेटेड। जो इसका अनकैप्सुलेटेड फॉर्म होता है वो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट माना गया है। ये छोटी मोटी समस्याएं कॉज करता है, जैसे यहाँ पर नोज की कैविटी या फिर थ्रोट में इसका कॉलोनाइजेशन होता है, वहां से साइनसेस में ये जा सकता है, ओटाइटिस मीडिया कॉज करा सकता है। इस तरीके की चीजें इसके साथ देखी गई हैं। ये कंजंक्टिवाइटिस और थोड़ा और नीचे जाए तो ब्रोंकाइटिस कॉज करा सकता है। वहीं इनकैप्सुलेटेड जो कैप्सूल फॉर्म एच इन्फ्लुएंजा का होता है, ये टाइप बी, सीरोटाइप बी ज्यादा वायरलेंट होता है। ये कुछ खास एंजाइम रखता है जिसके द्वारा हमारी म्यूकोसल लाइन से रिलीज होने वाले IgA प्रोटीजेस को डैमेज कर सकता है, IgA एंटीबॉडी को डैमेज कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स एंजाइम। इसके पास अपना एक एंजाइम होता है जो म्यूकोसा से रिलीज होने वाले IgA एंटीबॉडी को डैमेज कर सकता है। वो एंजाइम है इसके पास IgA प्रोटीजेस। ये ब्लड स्ट्रीम में बढ़ते हैं, ये सिस्टमिक डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये तमाम तरीके के एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करता है जिसका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जो सिम्टम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह बैक्टीरिया ऑक्सीडेज पॉजिटिव, कैटालेज पॉजिटिव होता है, यानी ये दोनों ही एंजाइम्स इसके पास पाए जाते हैं, कुछ वैसे ही जैसे गोनोरिया के पास होते हैं। ये स्मॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो नॉन मोटाइल होता है, इसके लिए फैक्टर 5 की जरूरत होती है। इसकी वजह से ये चॉकलेट अगार पर ग्रो करता है। क्लॉटिंग फैक्टर 5 की आवश्यकता होती, इसीलिए हिमोलाइज्ड ब्लड की, यानी हिमोलिसिस के बाद जो ब्लड अगार डेवलप होता है वो चॉकलेट अगार होता है, उस पर ये आसानी से ग्रो कर जाता है। चॉकलेट अगार बेसिकली हिमोलाइज्ड ब्लड अगार होता है। नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और इस पर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की कॉलोनी आसानी से ग्रो कर पाती है। सीरोटाइपिंग अगर इसकी की जाए तो देखा गया है कैप्सूल के आधार पर इसकी सीरोटाइपिंग की गई है। अनकैप्सुलेटेड या नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया नॉन टाइपेबल होता है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये अनइनकैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया है वो नॉन टाइपेबल होती है। कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर होता है, और कैप्सूल के आधार पर ही उसके 6 टाइप्स हैं, A से लेकर F तक। इसमें सीरोटाइप F बड़ा ही खास है, ह्यूमन में ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इसका जो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड है वो पेंटोज शुगर का बना हुआ होता है, बाकी सभी के हेक्सोज शुगर के बने हुए होते हैं। कुछ खास इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर इसकी सीरोटाइपिंग की गई है। ये H इन्फ्लुएंजा टाइप B ह्यूमंस में बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करता है। इसकी अपनी इन्वेजन की पोटेंशियल होती है, और अंडर 5 या अंडर 6 इयर्स के जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं इसमें इनका इन्फेक्शन होता है। सामान्य तौर पर आपने जब बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के तौर पर पढ़ा था तो उस समय देखा था हैकेट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। याद करें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में। ये हीमोफिलस स्पीशीज एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम होमिनिस, इक्नेला और केनगेला
जैसे बैक्टीरिया को मिलाकर के बनाया गया है। ये सामान्य तौर पर ओरल कैविटी में पाए जाते हैं, लोकल माउथ इन्फेक्शन कॉज करते हैं, लेकिन ये ग्रुप भी एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है। आप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में हमने हैकिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा किया है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके कुछ कैप्सूल रखने वाले फार्म और कुछ नॉन कैप्सुलेटेड फार्म। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हम समझ सकें। सामान्य तौर पर जो कैप्सूल की प्रोटेक्शन होती है वो इसकी फैगोसाइटिक सेल से बचाव करती है। क्यों? क्योंकि कैप्सूल के प्रेजेंस की वजह से इसके एंटीजन तक एंटीबॉडीज नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी वजह से जो फैगोसिटिक सेल्स हैं वो इसे किल नहीं कर पाते हैं। उल्टा बैक्टीरिया ही अपने बॉडी से रिलीज करता IgA प्रोटीजेस, जिसके द्वारा ये इस एंटीबॉडी को किल कर देते हैं, एंटीबॉडीज को समाप्त कर देते हैं। आपको पता है एंटीबॉडीज टैगिंग करने के लिए आते हैं और वो एंटीबॉडी खुद ही समाप्त हो जाएंगे, तो इनकी पहचान तो करने वाला ही मार दिया गया और बैक्टीरिया अपने चारों प्रोटेक्शन की कवरिंग रखते हुए इन्वेजिव अपना इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इस तरीके से फिम्ब्री और पिलाई जैसी कुछ संरचनाएं इसके सेल वॉल से जुड़ी हुई होती हैं। कैप्सूल जो पॉलीसेक्राइड्स के बने हुए होते हैं, जिसके आधार पर इसकी सीरोटाइपिंग की जाती है, या कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो IgA एंटीबॉडी पर काम करता है। ये कुछ लाइपो ओलिगोसेक्राइड जैसे कंस्ट्रेंट्स रखता है जो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस को इनहिबिट करने का काम करते हैं। अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के पास ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। ये एबिलिटी रखते हैं बायोफिल्म के फॉर्मेशंस की। ये लोकल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जो नॉन टाइपेबल H इन्फ्लुएंजा होते हैं वो लोकल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। यहां पर देखा जा सकता है जब कोई भी आप देखें इम्यूनिटी के सारे फैक्टर्स को यहां रिकॉल किया जा सकता है। टोल लाइक रिसेप्टर्स, फिर उनकी पहचान करना, सेलुलरली उनकी पहचान के बाद उसके खिलाफ इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करना, बैक्टीरिया का भी खुद सर्वाइव करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें हम इम्यूनिटी में पढ़ते हैं। बस एक अपने दिमाग में आइडिया बना करके रखना है। रिस्क फैक्टर जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी हिब के इन्फेक्शन, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के इन्फेक्शन के लिए जो रिस्क फैक्टर होते हैं, इसमें चिल्ड्रन जिनके स्प्लेनेक्टोमी हुआ हो, सिकल सेल डिजीज वाले बच्चे हों, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन वाले मामलों में इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होने का रिस्क हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देता है। कॉन्जेनाइटली अगर कॉम्प्लीमेंट्स के कंपोनेंट्स की डिफिशियंसी हो, मैलिग्नेंसी हो, डायबिटीज वाले पेशेंट्स में हिब के इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है। क्वेश्चन लेते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग H इन्फ्लुएंजा एक्सेप्ट इट कैन बी अ पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन सम पर्सन्स। ठीक बात है। द सीरोटाइपिंग इज बेस्ड ऑन द बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो सीरोटाइपिंग की गई है वो इनफैक्ट पॉलीसेक्राइड्स के, कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स के आधार पर की गई है। ये इस तरीके के जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के आधार पर इस तरीके की जो सीरोटाइपिंग्स होती है वो इकोलाई के भीतर की जाती है। यहां पर जो सीरोटाइपिंग होती है वो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इट रिक्वायर्स हिमेन एंड एनएडी फॉर द ग्रोथ इन कल्चर मीडियम। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है। टाइप बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेजिव डिजीज, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी ये इन्वेजिव डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। स्यूडोमोनास एरिजिनोसा के जो सीरोटाइपिंग की गई है वो ग्लाइकोलिपिड्स लाइपोपॉलीसेक्राइड्स के आधार पर की गई है, जिसमें उसके 17 सीरोटाइप्स डेवलप किए गए हैं। चलते हैं, बात करते हैं H इन्फ्लुएंजा के पैथोजेनेसिटी को लेकर के। ये इन्वेजिव इन्फेक्शन जब कॉज करता है तो वो H इन्फ्लुएंजा टाइप बी के इन्फेक्शन का असर होता है। ये प्राइमरी पैथोजन का होता है जो इस तरीके से इन्वेजिव इन्फेक्शन कॉज करता है। ये बात हमने डिस्कस कर लिया है। जो नॉन इन्वेजिव होता है उसमें बायोफिल्म की फॉर्मेशन होती है, लोकल एक्शन देखने को मिलता है। ये नॉन टाइपेबल, एंटी मींस नॉन टाइपेबल हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन की वजह से होता है। यहां पर जो इन्फेक्शन होता है वो सेकेंडरी टू सम अदर इन्फेक्शन, या फिर यह भी कह सकते हैं ये उतना ज्यादा इन्वेजिव इन्फेक्शन कॉज करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। सामान्य तौर पर जो इन्फेक्शन यहां पर होते हैं वो बच्चों में होते हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं एपिग्लोटाइटिस का मामला। एपिग्लोटाइटिस ओरल कैविटी, नजल कैविटी और यहाँ पर एपिग्लोटिस में इन्फ्लेमेशन का ये मामला जो हम यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए ओमेगा शेप का यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। जब आप एक्सरे पर देखेंगे तो ये थंब के जैसा उभार यहाँ पर नजर आएगा। देखिए थंब के जैसा
ऐसा लग रहा है जैसे थंब के जैसा एक्सरे पर देखने को मिलेगा। ये बच्चों में इन्फेक्शन कॉज करता है। ये कैप्सुलेटेड होते हैं जो इन्वेजिव इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसमें पहले तो बैक्टीरिया एंटर करता है। नेजल फेरिंग्स के आसपास इन्फेक्शन होने के बाद बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। इम्यूनिटी कमजोर होने पर लंग्स से बैक्टीरिया होगा, ब्लड वेसल्स में इनके प्रेजेंस, और वहां से ये मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं। कई मामलों में ऐसा होगा कि लोकली ये स्प्रेड करते हैं। लोकली स्प्रेड जो करते हैं वो नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन का हिस्सा होता है। आपको पता है बैक्टीरिया लोकली कॉलोनाइज करती है। साइनोसाइटिस या ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन के मामले यहाँ पर नॉन इन्वेसिव। तो जो नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन होता है वो नॉन टाइपेबल बैक्टीरिया की वजह से होता है, नॉन कैप्सुलेटेड, जो आमतौर पर एडल्ट्स को नॉन इन्वेसिव देखने को मिलते हैं। ये नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन टाइपेबल, ये नॉन टाइपेबल स्ट्रेन यहाँ पर बायोफिल्म बनाता है और उसके कारण यहाँ पर लोकल इन्फेक्शन होता है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं वो एपिग्लोटाइटिस तो होता ही है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस, सेलुलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, निमोनिया, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और ऑस्टियोमाइलिटिस जैसे बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में इससे होने वाली समस्याएं होती हैं। इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। बात करें नॉन टाइपेबल की, नॉन कैप्सुलेटेड की, तो वो डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन होता है, जिसमें म्यूकोसल इन्फेक्शन जो डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन होता है, जिसमें बच्चों में ओटाइटिस मीडिया, चाइल्ड एंड एडल्ट्स में साइनोसाइटिस ये नीचे जा सकता है, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का एग्जासर्बेशन करा सकता है। मैंने कहा ना, प्राइमरी इन्फेक्शन का एक्सटेंशन या उस पर जाकर के ये ग्रो कर सकता है। LRTI करा सकता है अगर पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे COPD के पेशेंट्स में। ये COPD एग्जासर्बेशन निमोनिया के साथ इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। पैथोजेनिसिटी को लेकर सवाल पूछा गया था। अबाउट H इन्फ्लुएंजा ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट रिक्वायर फैक्टर 10 and 5 फॉर ग्रोथ। ये स्टेटमेंट सही है। रेयरली प्रेजेंट एज मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन लेस देन 2 months ऑफ एज। 2 महीने से कम उम्र के बच्चों में ये मेनिंजाइटिस कॉज करा सकता है। इसके अलावा जो कैप्सुलर पेप्टाइड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस नहीं, यहाँ पॉलीसैकेराइड के आधार पर इसकी एंटीजेनेसिटी तय होती है। मोस्ट कॉमन इन्वेजिव डिजीज इज मेनिंजाइटिस। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये 2 months से 2 years की एज ग्रुप में मेनिंजाइटिस कॉज करता है, न कि 2 months से कम उम्र की एज में। 2 months से कम एज में हमने डिस्कस किया था कौन कौन हो सकते हैं। ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकाई, लिस्टीरिया, ई कोलाई, ये हो सकते हैं न्यूबॉर्न में होने वाले इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल। नॉट कॉज्ड बाय नॉन टाइपेबल H इन्फ्लुएंजा, नॉट कॉज्ड बाय नॉन टाइपेबल H इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन दिए गए थे मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, परपिरल सेप्सिस, एग्जासर्बेशन ऑफ COPD। तो हमें पता है इसमें मेनिंजाइटिस ये नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा इन्वेजिव इन्फेक्शन ये नहीं कॉज कर सकता है। देखा जाए तो H इन्फ्लुएंजा के द्वारा होने वाले स्पेसिफिक एज ग्रुप में कौन सा डिजीज होगा, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये इन्फेंट्स में निमोनिया, लेस देन 2 years में मेनिंजाइटिस, 2 months to 2 years, ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है। ये थोड़ा सा और बड़े एज के एज ग्रुप में एपिग्लॉटिस में इन्फेक्शन, एक्सरे पर थंब प्रिंट साइन देखने को मिलता है। चाइल्डहुड में ओटाइटिस मीडिया का ये बड़ा कारण होता है, खासतौर पर नॉन टाइपेबल H इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट होता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, मोरेक्सेला कैटरालिस भी इसके कारण हो सकते हैं। तो चाइल्डहुड में जो ओटाइटिस मीडिया होता है वो नॉन टाइपेबल H इन्फ्लुएंजा जो नॉन कैप्सुलेटेड होता है उसकी वजह से, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर मोरेक्सेला कैटरालिस के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन से होता है। हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, CSF का कलेक्शन करते हैं। CSF का सैंपल का कलेक्शन मेनिंजाइटिस के मामलों में स्पुटम ले सकते हैं, निमोनिया के मामलों में रैपिड टेस्ट के लिए हम इंडिया इंक स्टेनिंग मेथड लेते हैं, जिसके द्वारा हम बैक्टीरिया का क्विकली अनुमान लगा सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए कल्चर और बायोकेमिकल टेस्ट की जरूरत पड़ती है। कल्चर हम करते हैं चॉकलेट अगार पर। बेसिकली इसको हेमोलाइज्ड ब्लड अगार चाहिए, क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए कुछ कॉलोनी के ग्रोथ के लिए कुछ ग्रोथ फैक्टर चाहिए, फैक्टर 10 और फैक्टर 5 जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है इसको अपने कॉलोनी के ग्रोथ के लिए। ये दोनों ही फैक्टर्स इनको एरोबिक रिस्पिरेशन बैक्टीरिया के करने के लिए जरूरत पड़ती है। इस वजह से बैक्टीरिया इन दोनों फैक्टर की रिक्वायरमेंट रखता है। इस फैक्टर को डिमॉन्स्ट्रेट हम कर सकते हैं सैटेलाइटिज्म के द्वारा। सैटेलाइटिज्म क्या होता है अभी
देखते हैं। यहाँ पर कोशिश करते हैं, सबसे पहले एक ब्लड अगार लेते हैं। ब्लड अगार पर एक कॉलोनी डेवलप करते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, जो इस ब्लड अगार को हेमोलाइज करेगा। क्या करेगा? हेमोलाइज करेगा। देखा जाता है कि इसके परपेंडिकुलर हम कॉलोनी ग्रो करने का प्रयास करते हैं। किसका? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का। चूंकि यहाँ कॉलोनी बड़ी दिख रही है तो इसके पीछे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के करीब है उसकी कॉलोनी ज्यादा बड़ी दिख रही है, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से दूर है वो छोटी कॉलोनी डेवलप हो रही हैं। करीब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से रहने पर बड़ी कॉलोनी कैसे दिख रही है? एक्चुअली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अपने आसपास के ब्लड की, जो ब्लड अगार होता है उसकी हेमोलिसिस करा देता है। चूंकि ये अपने आसपास में हेमोलिसिस कराता है, इसकी वजह से हेमोलाइज्ड ब्लड अगार की अवेलेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, इसलिए नियर बाई एरियाज में एच इन्फ्लुएंजा की कॉलोनी ज्यादा बड़ी ग्रो होती हुई नजर आती है। इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखें, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो ब्लड अगार को हेमोलाइज कर रहा है, जिसके कारण नियर बाई एरियाज में जो एच इन्फ्लुएंजा का ग्रोथ है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है। इसके लिए 5% शिप के ब्लड अगार की जरूरत की जाती है। ये सेटेलिटिज्म की टेस्टिंग यहाँ पर दिखाई गई है। ये दोनों फैक्टर जब मिलते हैं हेमोलिसिस के बाद तो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाती है। ये कंडीशन होती है सेटेलाइटिज्म। उम्मीद करते हैं ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बायोकेमिकल टेस्ट भी इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस को जस्टिफाई करते हैं, जैसे कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, स्ट्रिक्ट एरोबिक नेचर। सीरोलॉजिकल टेस्ट जब कराते हैं तो लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करा सकते हैं CSF और यूरिन में। इसके ट्रीटमेंट के लिए सेप्ट्रैक्सोन्स या फिर दूसरे थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दिया जा सकता है। आपको पता है जो न्यूरोलॉजिकल सिक्वेल्स होते हैं या जो सिम्टम्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको ठीक करने के लिए मेनिंजाइटिस है ना, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिया जा सकता है। बाकी इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस के बारे में हमने बात कर रखा है। कीमोप्रोफाइलैक्सिस कॉन्टैक्ट्स को देने के लिए हम रिफैम्पिसिन देते हैं। बाकी नॉन टाइपेबल स्ट्रेन्स के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आप जानते हैं कैप्सुलर एंटीजन इसके पास नहीं होता है, इसलिए इसके खिलाफ कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमने जो भी वैक्सीन बनाए हैं वो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप किए हैं। एच इन्फ्लुएंजा, एच ए गैलेक्टाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और ए गैलेक्टाई हेमोलिटिकस, इनके ग्रोथ के लिए फैक्टर 10 और फैक्टर 5 की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पैरा इन्फ्लुएंजा और पैरा हेमोलिटिकस के लिए केवल फैक्टर 5 की जरूरत पड़ती है। वहीं हेमोफिलस ड्यूक्राई के लिए केवल और केवल फैक्टर 10 की आवश्यकता पड़ती है। नीट PG 23 में पूछा गया क्वेश्चन, 1-year-old child is brought to the emergency with multiple seizures, fever, headache and neck rigidity. CSF analysis showed low glucose, high protein and many polymorphs. Culture grew pleomorphic gram-negative bacilli. What is true about the organism? 1-year-old child showing meningitis feature. Causative agent could be this Streptococcus pneumoniae, that can be H. influenzae, but the question provides a hint. क्या ये बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव? तो हमारे पास अल्फा हेमोलिसिस शो करने वाले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तो हो नहीं सकता। ये सेटेलाइटिज्म शो करने वाला स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉलोनी की मदद से शो करने वाला ये बैक्टीरिया है। बेसिट्रसिन की सेंसिटिविटी तो स्ट्रेप्टोकोकस पायजेंस और जिसका दूसरा नाम ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है उसमें देखने को मिलता है, यहाँ तो नहीं होगा। ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी ऑन मैकॉन्की अगार, ये तो साल्मोनेला का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी नहीं होगा। सेटेलाइटिज्म इज सीन इन कल्चर ऑफ, आप जानते हैं इसका आंसर, न्यूमोनिया ड्यू टू अ ग्राम नेगेटिव प्लियोमार्फिक बैसिलाई ग्रोइंग ऑन चॉकलेट अगार which is catalase positive and oxidase positive also. The bacteria is H. influenzae. Pseudomonas क्यों नहीं हो सकता है? ये भी ग्राम नेगेटिव बैसिलाई तो है, कैटलेज पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, लेकिन एक पॉइंट पर जा करके ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये चॉकलेट अगार पर ग्रो नहीं करता है। Which of the following hemophilus does not require factor 5? ड्यूक्राई, हेमोफिलस ड्यूक्राई को इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। पैरा इन्फ्लुएंजा और एच एजिप्टिकस के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है। हमने पहले डिस्कस कर रखा, एच इन्फ्लुएंजा, एच हेमोलिटिकस, एच एजिप्टिकस, ये जो होते हैं इनको फैक्टर 10 और 5 की जरूरत पड़ती है। कोर माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन जिसका आंसर हमने आपके सामने शेयर किया है।